नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज लीगल एड में। और हम आज चर्चा करेंगे संविधान के अनुच्छेद 21 पर। संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है और इस पर कुछ लीडिंग केस आए हैं, उस लीडिंग केस से देश में क्या बदलाव हुए हैं और समाज में जागरूकता कैसे फैली है और इसका क्या प्रभाव पड़ा इस केस के द्वारा समाज पर या देश पर। तो हम जानेंगे विस्तार से इन सभी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक, और तब जाकर इसमें आपको यह समझ बढ़ सकेगी कि इस लीडिंग केस से क्या फ़ायदे हुए हैं आज तक देश को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 21 यह कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को, व्यक्ति में शब्द में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, भारत देश का नागरिक, सिटीजन भी हो सकते हैं या किसी और देश का नागरिक हो सकता है। तो व्यक्ति के अंतर्गत दोनों आते हैं, और व्यक्ति के अंतर्गत आईपीसी की धारा 11 के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 11 के अंतर्गत व्यक्ति को आर्टिफिशियल और नेचुरल व्यक्ति से संबंधित माना जाता है। व्यक्ति में जो लीगल राइट्स रखते हैं उसमें कंपनी हो गया, कानून से संबंधित कोई अथॉरिटी हो गई, यूनिवर्सिटी हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, कोई ऐसी संस्था हो गई जिसमें व्यक्तित्व के रूप में एक पर्सनालिटी डेवलप होती है, जिसे व्यक्ति के रूप में माना जाता है, जिस पर मुकदमा उसके नाम से फाइल होता है, उसके लिए कहा जाता है। और एक व्यक्ति वह होता है जो जीता जागता व्यक्ति होता है, जिसमें अधिकार और कर्तव्य के बारे में बात होती है। तो दोनों तरह के व्यक्ति, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या चाहे नेचुरल व्यक्ति हो, तो उनके ऊपर अधिकार और दायित्व और ड्यूटी इम्पोज की जाती है, तो उन्हीं को व्यक्ति माना जाता है। और दूसरा है प्राण या दैहिक स्वतंत्रता। प्राण से अर्थात है लाइफ, जीवन से संबंधित है, लेकिन दैहिक स्वतंत्रता से बड़ी व्याख्या है, इसका बहुत बड़ी व्याख्या की जा सकती है। दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके गरिमामय जीवन से जीने से संबंधित है, उसके लाइफ को कैसे सरवाइव करना है, कैसे नहीं करना है, यह एक नेचुरल प्रोसेस से ही इसका पता लगेगा और होगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से तात्पर्य है कि एस्टेब्लिश प्रोसीजर बाय लॉ। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य है कि किसी को कोई हानि, नुकसान या कोई भी कानूनी कार्रवाई करनी है तो उसको कानून द्वारा, विधि द्वारा, संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा ही कदम उठाया जाएगा। कोई भी कार्रवाई से करने के लिए उसको चाहे वंचित करना हो, चाहे मृत्यु दंड देना है, कोई सज़ा देना है, कोई जुर्माना लगाना, जो भी करना है उसको उस कानून के द्वारा, अर्थात विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा लगाए गए कानून के द्वारा ही उस पर कुछ भी आरोप लगाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर किसी चीज़ को उसके लाइफ से, उसकी लाइफ से वंचित करना, मृत्यु दंड देना है, तो उसको विधि की प्रक्रिया का पालन पूरी तरह से करना होगा। जैसे सीआरपीसी में प्रोविज़न दिया हुआ है, तो सीआरपीसी में जो प्रोविज़न दिया हुआ है, तो डेथ के मामले में अगर सेशन कोई जजमेंट देता है, सेशन कोर्ट फांसी की कोई सज़ा देता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए 368 के तहत हाई कोर्ट में भेजना होता है। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया को फॉलो करना होता है कि डेथ के मामले पुष्टि करने के लिए हाई कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना। हाई कोर्ट इस पर पुष्टि 368 के तहत करता है। तो यह प्रक्रिया है। आइए हम देखते हैं लीडिंग केस के बारे में। लीडिंग केस क्या कहता है और उससे क्या चेंजेज हुए हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं ए.के. गोपालन के केस में क्या कहा गया। तो सबसे पहला है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, 1962 का यह मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 में
व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी का अर्थ भौतिक स्वतंत्रता मात्र से है। इस केस में यह कहा गया कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे वह है उसके शरीर से संबंधित होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ही यहाँ पर निकाला गया कि जो शरीर अस्तित्व में है उसी के बारे में उसको स्वतंत्रता मिली है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा केस है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। यह एक नया आयाम लेकर आती है केस। मेनका गांधी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, जो अभिव्यक्ति है अत्यंत व्यापक आयाम वाली है और इसके अंतर्गत ऐसे बहुत से अधिकार सम्मिलित हैं जिनसे व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन होता है। जीवित रहने का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव गरिमामय को बनाए रखते हुए जीने का अधिकार है। इसको सीमित नहीं किया जा सकता है। ए.के. गोपालन के केस में पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ भौतिक शरीर से संबंधित था। पर्सनल लिबर्टी का मतलब सिर्फ जो अस्तित्व में है बस उतना तक था, जो नहीं दिखाई दे रहा उसका कोई अस्तित्व नहीं था और उसको नहीं जोड़ा जा सकता था। लेकिन मेनका गांधी के मामले में 1978 का जब केस आया तो इसमें इस डायमेंशन को चेंज कर दिया कि जीवित रहने मात्र से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर किसी व्यक्ति को, किसी मानव को उसके गरिमामय जीवन को बनाए रखने का, उसके साथ जीने का अधिकार देता है। इसको सीमित नहीं किया जा सकता, ये सीमित में नहीं बांधा जा सकता, एक सीमा से परे है ये। तो यहाँ पर मेनका गांधी का केस इतना पॉपुलर हुआ कि इसमें जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, न्याय संगत होना चाहिए और सुनवाई का जो भी अधिकार है उसको दिया जाना चाहिए और युक्त संगत होना चाहिए। तो इस आयाम के द्वारा जो ए.के. गोपालन के केस में कहा गया था उससे बढ़कर ये बातें मेनका गांधी के केस में इंक्लूड की गई और मेनका गांधी केस में ये आयाम बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर देश में बदलाव लाए और अनुच्छेद 21 को एक बहुत बड़ा तवज्जो मिल गया। आइए आगे देखते हैं कि अगला रीडिंग केस कौन सा है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि शीघ्र विचारण और निःशुल्क विधिक सहायता एक मूल अधिकार है। यह अनुच्छेद 21 का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस मामले में यह कहा गया कि किसी मामले में स्पीडी ट्रायल का प्रावधान एवं निःशुल्क विधिक सहायता एक मूल अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए समर्थ नहीं है, निर्धन है, तो वह उसे निःशुल्क विधिक सहायता मिलना एक राइट बन जाता है। बिना विधिक सहायता लिए कोई अपना डिफेंस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर यह बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही कि किसी मामले का स्पीडी ट्रायल और निःशुल्क विधिक सहायता एक फंडामेंटल राइट है। आगे देखते हैं। अगला लीडिंग केस है ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में शब्द जीवन में शामिल जीविकोपार्जन का अधिकार है, अर्थात सभी को जीविकोपार्जन का अधिकार है। यह एक नैसर्गिक अधिकार है, यह एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जीवन है, जीवन में ही जीविकोपार्जन का अधिकार शामिल है और सभी को जीविकोपार्जन करने का अधिकार है। यह एक नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल राइट्स है
जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं अगला लीडिंग केस। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात इच्छानुसार कहीं भी जाने का अधिकार है, कहीं भी कभी भी जाने का अधिकार है और इसमें विदेशी भ्रमण भी शामिल है। यह एक फंडामेंटल राइट है, यह एक मौलिक अधिकार है कि किसी व्यक्ति को कहीं भी जाने की आज़ादी अनुच्छेद 21 देता है और यह भ्रमण के मामले में भी यह अधिकार देता है कि वह व्यक्ति भ्रमण करने विदेश चला जाए। तो विदेश भ्रमण भी यह एक फंडामेंटल राइट है, कहीं भी और कभी भी जाने का अधिकार हो सकता है। तो ये देखते हैं पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ 1982। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना एक मूल अधिकार है जिसे मना नहीं किया जा सकता है। यहाँ इस मामले में यह अब निर्धारित किया कि किसी को मिनिमम मजदूरी न देना उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करना होता है, उल्लंघन है, क्योंकि मिनिमम अगर उनका वेज नहीं देंगे, मजदूरी नहीं देंगे तो वो अपना जीवन कैसे जी पाएंगे और एक गरिमामय जीवन कैसे जिएंगे। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मजदूर को जो मजदूरी करते हैं तो उनको न्यूनतम मानक के अनुसार उनको मजदूरी मिलना चाहिए। यह एक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 का यह मामला है और उसी दौरान उसके थोड़ा पहले ही मंडल कमीशन भी इस देश में लागू हुआ था। उसी के विरोध में भी बहुत जगह दंगे फसाद और सब कुछ हो रहे थे। तो उसी टाइम पे यह भी एक केस जो आंध्र प्रदेश से उठकर आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सभी को शिक्षित करना होना यह एक मौलिक अधिकार भी बन गया है और इसको भी इंक्लूड किया गया है। और अनुच्छेद 21A के अंतर्गत एक स्पेशल आर्टिकल ही रख दिया गया, एजुकेशन इज़ फंडामेंटल राइट के नाम से रख दिया गया। 21A में शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है, इसको भी रखा गया है। आगे देखते हैं ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है, इसलिए मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन 1996 के पहले कुछ मामलों में जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी सम्मिलित था, लेकिन बाद में ज्ञान कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। मरना एज ए राइट नहीं है या फंडामेंटल राइट नहीं कि जो व्यक्ति चाहे वो अपना खुदकुशी कर ले, मर जाए, या मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। आगे देखते हैं चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1996। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अब निर्धारित किया कि आश्रय पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं भी किसी को आश्रय मिलना यह एक मौलिक अधिकार है और जहाँ तक हो सके राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि आश्रय देने का
कार्य राज्य सरकार करें जहां पर ज़रूरी हो। और यह एक अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नेचुरल अधिकार है और मिलना भी चाहिए। बिना आश्रय के कोई व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जीने के अधिकार में उसको सही से जीने का अधिकार होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। नीलवती बेहरा बना उड़ीसा राज्य, 1993 का यह मामला है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में तथा कारागार में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अगर न्यायिक अभिरक्षा में किसी की मृत्यु होती है तो राज्य उसको प्रतिकर देगा। कहने के तात्पर्य इस मामले में यह कहा गया कि पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल डेथ होता है या कारागार में बंदी के साथ में अगर कुछ या मृत्यु हो जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्टेट की होती है, राज्य की होती है। राज्य यह निगरानी रखे, राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसा ना होने दें। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगला केस देखते हैं। DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उत्पीड़न, क्रूरता, मानवीय व्यवहार चाहे जांच के दौरान हो या अन्य स्थान पर हो, यह 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण माना जाएगा। किसी प्रकार का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह भी है कि इसमें किसी भी प्रकार की क्रूएल्टी, कोएर्सन और अनह्यूमन ऐसा मानवीय व्यवहार जो बहुत ही एक दुर्व्यवहार के जैसा है, तो यह पुलिस के द्वारा या जांच के दौरान हो, गिरफ्तारी के दौरान हो, इस तरह का कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह टॉर्चर है, यह अनुच्छेद 21 मना करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को 1957 में कही। आज तक यह चीज़ को फॉलो किया जाता है। और पुलिस के रवैये के मामले में सभी को पता है, कुछ जाति भी होती है और इसका मतलब यह नहीं कि सारे पुलिस वाले गड़बड़ हैं या उनको जाति करने का अधिकार मिल गया है। इसलिए कि कुछ अधिकार उनको भी मिला है, कोई भी गिरफ्तारी आसानी से नहीं देता है। तो CRPC की धारा 46 में भी कुछ प्रोविज़न गिरफ्तारी के बारे में दिए गए हैं, जिसमें कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, हाउ टू मेड बी अरेस्ट। तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी तो उसके बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर कुछ बल का प्रयोग पुलिस वाले करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ हो। बाकी अगर उत्पीड़न, क्रूरता, मानवीय व्यवहार जहाँ पर जांच के दौरान हो या किसी अन्य स्थान पर, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। थोड़ी बहुत बल का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ, 1997 का यह भी मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा नकली मुठभेड़ में व्यक्ति को मारना अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने का अधिकार का सीधा उल्लंघन है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी मुठभेड़ में तब किसी का इनकाउंटर किया जा सकता है CRPC की धारा 46 के अंतर्गत, जब किसी ऐसे व्यक्ति का पकड़ना या गिरफ्तारी करना है जिसे कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सज़ा मिली हो या आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा पाया व्यक्ति है और वह अपनी गिरफ्तारी देने से बच रहा है और भाग रहा है, तो उस जगह पर पुलिस इनकाउंटर करने के लिए बाध्य हो सकती है। नियम के अनुसार उसको पहले जीवित रखने के लिए उसको पकड़ने के उद्देश्य से गोली चलाना होता है, जैसे कमर के नीचे तक के भाग में गोली मारना होता है। अब यहाँ पर इस तरह की सज़ा के पाए व्यक्ति को ही ऐसी दुर्लभ परिस्थितियों में जहाँ लगता है कि वह अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और भाग जाएगा, तब वहाँ पर यह कदम पुलिस वाले उठाते हैं। तो यहाँ पर भी
होता यह है कि नकली मुठभेड़ जो होती है, तो इसमें यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, सीधा सीधा उल्लंघन है। और सज़ा को देना यह कोर्ट का काम है। पुलिस का काम सिर्फ उनको पकड़ना है, किसी तरह से कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। और जो भी ट्रायल होगा यहाँ पर वकील साहब अपना काम करेंगे और कोर्ट अपना काम करेगी। अगला देखते हैं। रुदल शाह बनाम बिहार राज्य 1983 का यह मामला है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय को मौद्रिक प्रतिकर दिलाने की शक्ति है और यह राज्य को देना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मामले में एक व्यक्ति को 14 साल तक जेल में रखा जाता है और उसके बाद जब यह पता चलता है कि उस गलत तरीके से रखा गया था, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को राज्य सरकार की तरफ से 35,000 रुपये देने के लिए कहा गया कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने यहाँ पर कंपनसेशन दिलाया और यह सबसे बड़ा केस है कि जिसमें कोर्ट ने यह रास्ता खोल दिया कि जब कभी गलत तरीके से किसी को डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया, जीवन अब आगे कैसे चलेगा। तो यहाँ पर इस मामले में कोर्ट ने इसमें वादी को प्रतिकर दिलाया और यह एक रूलिंग बन गई, जिससे कि लोग जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ है और काफ़ी दिन तक बंद है, जेल में कैदी का जीवन बिता रहे हैं, तो उनको भी जब निर्दोष पाया जाता है तो उनके साथ भी यह कंपनसेशन के नियम लागू होते हैं और वह कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं। और कोर्ट यहाँ जहाँ तक होती है कोर्ट इसको दिलवाती है। अगला देखते हैं। फिर से एक केस का नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ। तो 1997 का मामला ये है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अब निर्धारित किया कि टेलीफोन टेप करना एकांतता का अधिकार का सीधा उल्लंघन है, जो जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए सार्वजनिक आपात लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, अन्यथा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है किसी प्राइवेसी को किसी अन्य के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है जब तक यह बात सार्वजनिक आपात या लोक सुरक्षा से संबंधित न हो। तब तक किसी के प्राइवेट या फ़ोन टेप करना, प्राइवेट चीज़ों को इंटरफियर करना किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो इसको सीधा सीधा मना किया गया है। और फ़ोन टेप करना यह एक किसी के प्राइवेसी का उल्लंघन है, किसी के निजता का उल्लंघन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह 21 का उल्लंघन सीधा सीधा है और इसे कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल मामलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से हमारे लीडिंग केस होते हैं समाप्त। और इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए वीडियो पर। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।